बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी के साथ आज का हमारा टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम क्या है और ये लॉ थ्योरम हमें क्या बताता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्डी एंड वेनबर्ग ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने अलग-अलग तौर पर जो है ये थ्योरम पेश किया। फिर दोनों का काम चूंकि आइडेंटिकल था और फिर इस लिहाज से इस काम को जोड़ दिया गया, लिहाजा 1908 के अंदर इन्होंने ये थ्योरम जो है वो बनाया, जिसको हार्डी वेनबर्ग थ्योरम का नाम जो है वो बताते हैं। ये प्रिंसिपल जो है इसके अंदर हमने देखना है कि ये बताता है कि डिस्क्राइब करता है कि जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो कब किस कंडीशन में होता है और कब ये प्रोसेस जो है वो नहीं होता। तो हम इस लॉ की तरफ आते हैं, इसकी स्टेटमेंट की तरफ कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो जब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, देन इट स्टेट्स दैट frequency of the alleles and genotype in all populations genes pool remain constant over the generation unless acted upon the agents other than sexual recombination। तो ये उसकी स्टेटमेंट है जिसमें वाज़ेह जो है वो कह दिया गया है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उसकी जो अल्लीलिक और जीनिक फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो सेम रहती हैं। कब तक सेम रहती हैं? जब तक उसके ऊपर कोई एजेंट्स जो है वो आकर उस पर जो है वो अमल नहीं करते और उसके अंदर जो है वो अफेक्ट नहीं करते, उस वक्त तक उस पॉपुलेशन की अल्लीलिक और जीनिक फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेम रहेंगी। तो इस थ्योरम को, इस स्टेटमेंट को हम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम का नाम जो है वो हम देंगे। और इसमें हम एक चीज भी ये बताते चलें कि ये नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए है। ये कानून जो उन्होंने बनाया, थ्योरम जो बनाया, ये नॉन इवॉल्विंग यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर एवोल्यूशन ना हो रही हो, उसके लिए जो है ना ये थ्योरम जो है वो मौजूद है, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए। और इसमें जो है वो एक चीज क्लियर कर दी गई कि सेक्सुअल रिकम्बिनेशन या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है जब ये होता है और मियोसिस होती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उससे जीनिक फ्रीक्वेंसी और अलीलिक फ्रीक्वेंसी पर इतनी खास असर जो है वो इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं दूसरे जो अलीलिक और जीनिक फ्रीक्वेंसीज पर असरअंदाज होते हैं, जिनमें हम कहते हैं कि म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ये इस तरह के जो है वो एजेंट्स हैं, इस तरह के ये फैक्टर्स हैं जो किसी भी पॉपुलेशन की जीनिक फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर देते हैं। तो जब तक ये फैक्टर होंगे उस वक्त ये एवोल्यूशन जो है वो होगी, और जब तक ये फैक्टर नहीं होंगे उस वक्त तक एवोल्यूशन जो है वो नहीं होगी। और इसमें भी ये चीज बता दी गई है कि जो है जब तक ये फैक्टर जो है वो सेम रहेंगे, वो फैक्टर नहीं होंगे, और फिर जो है ना किसी भी पॉपुलेशन की अलीलिक और जीनिक फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। तो ये लॉ है, इसको थ्योरम को हम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम का नाम जो है वो देते हैं। और इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि इसकी जो एजम्पशंस हैं या इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस क्या हैं, ये लॉ जो है वो कहाँ अप्लाई होता है, और हमने इस लॉ को आगे फिर प्रूव भी करना है, देखना भी है हमने। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है और कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, तो ये लॉ हमें दो चीजों को डिटरमाइन करने के अंदर जो है वो हेल्प कर रहा है। हमने किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर उसकी अल्लीलिक फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो हम इस लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हमने अगर उस किसी भी पॉपुलेशन की जीनिक फ्रीक्वेंसी को देखना हो, मालूम करना हो, तो वो भी हम उस पॉपुलेशन के अंदर देख सकते हैं। इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी जो है पॉपुलेशन में जब हम जो है वो देखते हैं कि किसी भी फैक्टर को, किसी करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म्स के अंदर जो है ना, अलील्स जो होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म्स के अंदर जो है वो आपको मिलते हैं। और हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन के अंदर जीन लोकस जो होता है वो दो फॉर्म्स के अंदर, दो अलील्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक कंडीशन है जो अलील पेयर्ड फॉर्म्स के अंदर है। ये कंडीशन जो है वो इस्तेमाल हो रही है डोमिनेंट ट्रेट के लिए, और दूसरी हमारे पास जो है ये यूज हो रही है रिसेसिव ट्रेट के लिए। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें हम कहते हैं कि सपोज के 500 जो है वो की पॉपुलेशन है वाइल्ड फ्लावर्स की, और उसके अंदर जो है हमारे पास
जो रेड कलर वाले हैं वो डोमिनेंट हैं वो, और दूसरे जो है वो हमारे पास व्हाइट कलर वाले हैं जो जिसको हम रिसेसिव का नाम जो है वो देते हैं। हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ली कि यहाँ पे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम 0.8 जो डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिसेसिव ट्रेट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 0.2 है। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट है उसके लिए यहाँ पे ये अज्यूम किया गया कि वर्ड जो है वो इन्होंने यूज किया पी, और जो रिसेसिव ट्रेट थी उसके लिए जो है ना यहाँ पे क्यू को जो है ये अज्यूम किया गया कि ये वर्ड जो है वो यूज यहाँ पे हुआ। और किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो पी और क्यू दोनों का जो एग्रीगेशन है, दोनों का जो सम है वो हमेशा 1 है, और ये हमेशा 1 ही किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ये होना चाहिए। सपोज हमने कहा कि 500 जो है वो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो वो 500 ही हैं, उसी में से ही हम जो है वो हम देखते हैं कि जो डोमिनेंट थे, सपोज के ये हम कहते हैं कि ये 3 जो है वो 20, और ये हमारे पास जो सपोज हैं ये 160, दोनों की प्रोबेबिलिटीज के लिहाज से ये हमारे पास जो है वो परसेंटेज, और दोनों जो है ये आप देख रहे हैं ये 0.8 0.2 ये जो है 1 जो है ये हमारे पास आ रहा है, और P प्लस Q जो है ये भी हमारे पास जो है ये 1 और ये 1 ही होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन की मदद से हम कह रहे हैं कि आप किसी भी पॉपुलेशन की जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो मालूम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फर्ज किया कि डोमिनेंट रेट हमने इसको पी से जो है वो यहाँ पे वो जाहिर किया, और रिसेसिव को हमने क्यू से किया। हमने कहा P प्लस क्यू जो है वो 1 है, और यहाँ पे अगर हम P की वैल्यू जो है वो निकालना चाहें, यानी डोमिनेंट की वैल्यू जो निकालना चाहें, तो ये 1 माइनस क्यू जो है ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ये प्लस क्यू है, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस क्यू। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें तो 1 और Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.2 है, तो आप इसमें से 0.2 को निकालें तो ये P आप देख रहे हैं ये 0.8 जो है वो हमारे पास आ रहा है, जो P यहाँ पे भी हमारे पास 0.8 था। इसी तरीके से हमने जो दूसरे अलील है रिसेसिव, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे देखना चाहें तो उसकी वैल्यू को हमने Q से डिजाइन किया, तो Q हमारे पास यहाँ पे देखें ये उसका जो फार्मूला है यहाँ पे इस इक्वेशन के लिहाज से 1 माइनस पी होगा, तो 1 माइनस पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.8 है, तो आप इस 0.8 में से इसको माइनस कर दें तो ये 0.2 आ जाता है, जो कि हमारी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि ये P प्लस क्यू ये 1 ही रहा, और ये इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज थी उस लिहाज से हमने जो है वो इसको देखा है, ये चेंज जो है वो नहीं हुई। अब अगर इसके अंदर कोई चेंज आ जाए, इनकी इस अलीलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज अगर आ जाए, देन उस वक्त जो है एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है ये होगा। और हार्डी वेनबर्ग ने यही कहा था कि जब तक इसकी इस अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगी उस वक्त तक एवोल्यूशन नहीं होगी। हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ जीनिक फ्रीक्वेंसी। जीनिक फ्रीक्वेंसी भी हम इस लॉ की मदद से हम मालूम कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। वही हमारे पास जो है वो चल रहे हैं प्रोबेबिलिटीज जो हमने देखी थी कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो अलील्स यहाँ पे हैं ये कैपिटल है, रिसेसिव हमारे पास स्मॉल है। हमने दोनों को कहा कि दोनों जो है इसका एग्रीगेशन जो है वो क्या है कि 1 के बराबर जो है ये होता है। तो यहाँ पे दोनों चूंकि ये ए और ए दोनों का अगर देखें तो मल्टीप्लाई, तो हम P प्लस क्यू हमने जो है ना यहाँ पे इसको देखा, तो ये जो है ना P प्लस क्यू हमने कहा 1, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी 1, तो ये देखें आप P प्लस क्यू का ये स्क्वायर दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 प्लस 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी 1 के बराबर जो है ये आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लें तो हमें जो है ये P स्क्वायर जो है हासिल हो जाएगा, और इन दोनों का जो है ये 2PQ और Q स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 1। अब ये क्या चीजें हैं, हमने यहाँ पे कहा कि जो P है दैट इज डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये जब जो है ना वो क्रॉसिंग होती है इनकी, और Q जो है ये हमारे पास रिसेसिव जो है वो होमोजाइगस है, ये हमारे पास रिसेसिव होमोजाइगस, और ये जो है वो एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो हासिल हो जाता है जो हीट्रोजाइगस होता है, जो किसी और कलर का होगा, जो पेरेंटल नहीं होगा, और ये 2PQ जो है ये हमें जो है वो यहाँ से मिल रहा है। अब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट करें तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास P 0.8 उसका स्क्वायर, 2PQ में हमने ये वैल्यूज पुट की, Q स्क्वायर में हमने ये वैल्यू पुट की उसका स्क्वायर, ये जो है ना 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.8 का स्क्वायर ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये हासिल हो गया,
और इसका स्केयर जो है ये 0.4 है, ये आप देख रहे हैं, जो कि 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। तो हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो उसकी अगर हमने जीनिक फ्रीक्वेंसी अगर हमने मालूम करनी हो तो वो हम इस लॉ की मदद से जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो शुरू में हमने देखा था कि किसी भी पॉपुलेशन की जो अल्लीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप जब तक ये चेंज नहीं होती, एवोल्यूशन नहीं होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम and their applications and limitation. Thank you.